दिल्ली पुलिस पर है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि देशद्रोह के आरोपी छात्र जेएनयू में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के सामने बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हम गुनहगार हैं, बस्सी साहब की पुलिस आए, हमें अरेस्ट करके ले जाए, हम समर्पण करने को तैयार हैं। ऐसे में आप क्यों नहीं घुस पा रहे जेएनयू के अंदर? अगर इन पर देशद्रोह का मुकदमा है तो आपको इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। राहुल, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ कन्वेंशंस हैं विच आर टाइम टेस्टेड कन्वेंशंस। जैसे मैंने उस दिन जिक्र किया था कि प्रूडेंट पुलिसिंग की कुछ जो है टैक्टिक्स होती हैं, इसी तरह से जो है प्रूडेंट पुलिसिंग के अंदर में देयर आर सर्टेन कन्वेंशंस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड unless it becomes unless there is an imminent threat to life or property. नहीं, पर पिछली दफा भी तो गए थे कन्हैया कुमार को उठाने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए उसमें जो है हम गए थे, जब हमने गिरफ्तार किया था, उसको हमने गिरफ्तार किया था आफ्टर गेटिंग नेसेसरी, वी हैड द नेसेसरी ऑथराइजेशन एंड देन हमने जो है उसको इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास से हमने गिरफ्तार नहीं किया था। मैं ये बताना चाहूँगा, चूँकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की एक कन्वेंशन है कि पुलिस नॉर्मली उसमें जाकर उनके काम में बाधा नहीं डालती है, और हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम कोई इस प्रकार की कार्रवाई ना करें। हालांकि जो वहाँ पर 9th को एक्टिविटी हुई थी, सेडिशियस एक्टिविटीज़ थी, उसमें जो लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो आज की तारीख में मैं इस बात को मानता हूँ कि वो जेएनयू कैंपस में बैठे हुए हैं, पर जो प्रूडेंट कन्वेंशंस हैं, एक प्रूडेंट उसको मैं मद्देनजर रखा। सरकार ने कहा, गृह मंत्री ने कहा, आपने कहा कि मुंह तोड़ कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जिन पर देशद्रोह का मुकदमा है। अब तो एक तरीके से तमाशा हो गया, वो गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आप लोग जा नहीं पा रहे। क्या यही मुंह तोड़ कार्रवाई? देखिए मैं इस प्रकार के किसी भी जो टिप्पणी है उसके ऊपर मैं उसको अभी फ़िलहाल उसके ऊपर मैं बातचीत नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक सवाल है मंशा की, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सेडिशियस एक्टिविटी में शामिल पाया जाएगा तो उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, इसमें ना किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको मालूम होगा कि सिर्फ जेएनयू के जो इंसिडेंट है 9th को जो हुआ था उसके लिए ही एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसके अलावा जब प्रेस क्लब में भी कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी हुई थी उसमें भी एक मुकदमा कायम किया गया था और उसमें जो है SAR गिलानी को गिरफ्तार किया गया था। जो छात्र और साथ ही साथ जेएनयू के अध्यापक कर रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर रहे हैं कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं, लेकिन ये हमारी शर्तें हैं, इस तरीके से किसी आरोपी का टर्म्स एंड कंडीशन सेट करना क्या ठीक है आपके हिसाब से? देखिए, हम टर्म्स एंड कंडीशंस को हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे। हमारा यही उद्देश्य है कि अगर वो शांतिपूर्वक हमारे पास आ जाएं और सरेंडर कर दें तो हमें उसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं है। बाकी जहाँ तक सवाल है उनका, अपने जो है विद देयर अल्मा मैटर जो भी उनकी बातचीत है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना। आज तक और इंडिया टुडे ने ऑपरेशन पटियाला हाउस चलाया जिसमें 3 वकील कैमरे पे साफ तौर पे मान रहे हैं कि हमने धो के कन्हैया कुमार को पीटा, पत्रकारों को पीटा, यहाँ तक पीटा जब तक उसको पेशाब नहीं आ गई, और पुलिस वाले खड़े होके तमाशा देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हमने वर्दी नहीं पहनी होती तो हम भी आपको ज्वाइन करते। गुड। ये वो कबूलनामा है, कैमरे पे कैप्चर है। क्या कहेंगे बस्सी साहब इस पर? देखिए, ऐसा मैंने कल भी आपको कहा था कि इस तरह की बातों को आप तूलना दीजिएगा। दिल्ली पुलिस जो है मेरिट पे काम करती है, और जहाँ तक मेरे ऑफिसर्स जो उस मौके पे प्रेजेंट थे उन्होंने बताया है कि इस प्रकार की कोई भी बदतमीजी कन्हैया के साथ में नहीं हुई थी। और मैं तो ये कहूँगा कि जो बात करने का उनका लहजा था और जिस प्रकार से उन्होंने बातचीत की है, मेरे ख्याल में जिस प्रकार की स्टेटमेंट कन्हैया ने इवन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो कमीशन उसको प्रिजन में मिलने गया था, इस प्रकार की बात उसने उस कमीशन को भी नहीं बताई है। जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम उसको जेल में मिल के आए थे उसको भी उसने इस प्रकार की बातें नहीं बताई। हालांकि उसने ज़रूर क्लेम किया है कि उसको पीटा गया। कि जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर उन वकीलों ने इन द स्टिंग ऑपरेशन क्लेम किया है, तो मैं ये कहूँगा कि आप उसको जो है बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिएगा। इस प्रकार की जो बात है जिसका रियलिटी के साथ में कोई संबंध नहीं है, उसको मैं उसके ऊपर में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इस बात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि इन वकीलों के खिलाफ आपने बहुत मामूली से चार्ज लगाए हैं जो साधारण तौर पर बेल जिनमें मिल जाती है, जो ऐसी धारणा है, क्योंकि जब भी कोई कस्टडी में पिटता है
तो बड़ी संगीन आरोप है और बहुत गंभीर धारणाएं लगाई जा सकती हैं। आप पिनल कोड की सेक्शन 351, 332, 225, 228, जिसमें कुछ में तो 10 साल तक की सजा ऐसी धाराएं लगा सकते थे। आपने बल्कि ऐसी धाराएं लगाई हैं जिससे साधारण तौर पे बेल मिल जाती है। तो मंशा पर सवाल खड़ा होता है सर। देखिए, मंशा पे किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। जो इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट को मद्देनज़र रखकर जो भी एक उसमें ऑफेंस बनती थी, उस ऑफेंस के तहत जो है केसेस को दर्ज किया गया है। बाकी जो आपने अभी सेक्शन मेंशन किए हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं इस केस में एप्लीकेबल हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसलिए इसको आप जो है इस पे आप जो है बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा कि जो पुलिस ने धाराएं लगाई हैं बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल ठीक धाराएं लगाई क्या हैं। आप इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, उन पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की नहीं की? अगर वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे तो वो रुके क्यों नहीं? अगर कोई भी पुलिस वाला हो सर, दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, जनता की उम्मीद है आप लोगों से कि आप उस लड़ाई को रोकने की कोशिश करेंगे या खड़े रह के देखेंगे तो नहीं? देखिए, मैं फिर आपको एक बार 15 तारीख में वापस ले जाऊंगा, उसके बाद में 16 तारीख में वापस ले जाऊंगा, फिर मैं आपको 17 तारीख में भी वापस लेके जाऊंगा। आपको जैसा मालूम है कि 15 तारीख को काफ़ी संख्या में वहाँ पर वकील इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उनमें काफ़ी रोष था। उन्होंने उसके प्रति जो सेडिशियस नारे जेएनयू में लगाए गए थे या सेडिशियस भाषण जेएनयू में दिए गए थे, उसके विरोध में वो अपने कोर्ट परिसर में इकट्ठे हुए थे। और जैसा आपने खुद भी रिपोर्ट किया है और लोगों ने अन्य चैनल्स में रिपोर्ट हुआ है, उनकी कुछ स्कर्मिशेस जो पत्रकार हैं उनसे हुई थी। आपने ये भी देखा होगा कि जिन पत्रकारों से उनकी झड़प हुई थी, वही पत्रकार कुछ समय के बाद में वहाँ पर रिपोर्ट भी कर रहे थे। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई। झड़प का मतलब दो लोगों के बीच की लड़ाई। जो लॉयर है जो लॉयर है वहां का, जो जज है वहां का, वो कह रहा है कि वन साइडेड थी। लॉयर्स ने पत्रकारों की कन्हैया की पिटाई की, ये वन साइडेड अटैक था। मैं आपको बताता रहा हूँ ना, जो झड़प जो हुई है उसमें जो भी एग्रेसर था, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उस पर हमने पूरी जो है तफ्तीश की हुई है। इसीलिए कुछ व्यक्तियों को हमने उसमें सम्मन भी किया हुआ है। और जैसा आपको मालूम है कि एक वकील को हमने बुलाया था, वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया था। वकील को हमने गिरफ्तार भी किया है। उसके बाद करके आपने बेल दे दी। देखिए, बाकी तो आए नहीं, वो आपको आंखें दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का खौफ होना चाहिए। जो लोग पिटाई कर रहे हैं वो आपको आंखें दिखा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे सर। देखिए, आंखें दिखाने की बात नहीं होती। सम्मन जो हमने दिया है उनको, उन्होंने उसको उसके ऊपर में दे हैव नॉट अबाइडेड बाय द सम्मन व्हिच हैज बीन इशूड। तो अब जो है हमारे पास में ऑप्शन है कोर्सिव एक्शन की। और मैं जो है आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा, क्योंकि जो हमने सम्मन किया है, बार बार सम्मन किया, उसके कारण उसके बावजूद वो अगर नहीं आए हैं तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन अब बची है कि जो भी कोर्सिव एक्शन कानून के मुताबिक हम ले सकते हैं वो हम उस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं कहूँ तो आप कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर हमें बता रहे हैं कि आप इन वकीलों को अरेस्ट करेंगे अगर इन्होंने समन का पालन नहीं किया। समन का पालन, कई समन्स को ठुकरा चुके हैं, तो आपके समन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, आप देखिए इंसिडेंट हुआ था 15 तारीख को, आज है तारीख 23। 8 दिन के अंदर में हमने उन्हें रिपीटेडली सम्मन दिए हैं। दफा मैं आपको बताता हूँ, हम जब भी सम्मन देते हैं तो उसमें कई बार व्यक्ति नहीं अवेलेबल होता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। दे रहे हैं, नहीं, पी रहे हैं, मैं आपको और अटैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे। देखिए, आप बार बार कहते हैं कि हमारा जो है आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा झगड़ा है। और आपको याद होगा जब बलियान जो एक एमएलए हैं उनके खिलाफ एक मुकदमा कायम हुआ था, उसमें जो है उनको भी हमने सम्मन दिया था। पहले सम्मन पे बलियान जब नहीं आए तो उसके बाद में उनको रिपीटेड सम्मन दिया था। फिर उन्होंने अपनी मशरूफियत इलेक्शन के साथ में बताई थी। इलेक्शन के बाद में उन्हें बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई थी। तो ये कहना कि सम्मन पे आदमी नहीं आया तो इसलिए पुलिस जो है टाइमलाइन दीजिए ना, कल तक परसों तक, कब तक वेट करेंगे? जब भी सम्मन दिया जाता है तो हमेशा उसमें एक टाइमलाइन दी जाती है। तब तक तो आपकी अभी टाइमलाइन क्या है? अब मुझे मालूम नहीं है कि उन्हें कब बुलाया है। जो लास्ट सम्मन इशू है उसमें किस तारीख को उनको पेश होने के लिए कहा गया है। मुझे वकीलों ने बताया कि उन्हें आना था मंडे को, वो नहीं गया। नहीं, मंडे को नहीं आया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर हमारे रिपीटेड सम्मन के बावजूद वकील नहीं पेश होंगे तो हमारे पास में कोर्सिव जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनका हम इस्तेमाल करेंगे। मैं इस बात को
आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ। अरेस्ट करेंगे उनको, जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। नहीं तो कहने में आप क्यों हिचक क्यों हो रही है? क्योंकि ऑब्वियसली अरेस्ट किया जाएगा, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। अगर आवश्यकता होगी अरेस्ट करने की, अरेस्ट भी किया जाएगा। आवश्यकता होगी उनको खिलाफ वारंट लेने की, वारंट भी लिया जाएगा। जो भी कानूनन तौर पे इसमें लेजिटिमेट होगा वो किया जाएगा। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिस यहाँ पर नरमी बरत रही है? जिस तरीके से एक केस में मुंह तोड़ जवाब की बात है, दूसरे में मुंह टूटे हैं लोगों के लेकिन कोई जवाब नहीं। देखिए, हमने जो है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जब असर्शन की जाती है मेरे द्वारा, तो उसमें मैंने कहा होगा, मैं आई कैन एश्योर यू, आप अगर पुरानी टेप्स अपनी चला के देखेंगे, हम जो है वी आर एन इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो हमारा हर एक्शन जो है कानून के मुताबिक होता है। अब वो उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मुंह तोड़। हाँ, कानून के मुताबिक कोर्सिव एक्शन मेरा दो तरह का हो सकता है, मैं गिरफ्तार भी कर सकता हूँ, वारंट भी ले सकता हूँ। अब मैं दोनों ऑप्शंस को इवेल्युएट करके, रादर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो मेरा है वो इवेल्युएट करेगा। अगर उन्हें मेरी गाइडेंस की आवश्यकता होगी, डेफिनेटली दे आर वेलकम टू कम टू मी एंड टेक माई गाइडेंस। वरना इन दोनों ऑप्शंस के बीच में इवेल्युएट करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल टेक द कॉल। पुलिस वालों के रोल की भी आप तहकीकात करवा रहे हैं जो वहां पे खड़े थे उस वक्त? देखिए, ऐसा है कि वो उसके बारे में जो है, सिंस जैसा आपको मालूम ही होगा, वो मामला सब जुडिस है, इसलिए उसके ऊपर कुछ ज़्यादा मेरा कहना ठीक नहीं रहेगा। देशद्रोह, सेडिशन की आपने बात की। इस वक्त देश में देशद्रोह के कानून पे बहुत बड़ी बहस छिड़ रही है और कई लोग टीवी चैनलों पे आए, उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है और अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच हिंदुस्तान में सब लोगों के पास है और ऐसे में हिंदुस्तान को, नए हिंदुस्तान को देशद्रोह के कानून की ज़रूरत ही नहीं। आपके पास कई और ऐसे कानून हैं जिसके तहत आतंकवादियों के खिलाफ, औरों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। महज कुछ कहने वालों के खिलाफ कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। वो चाहते हैं कि देशद्रोह का कानून खत्म हो। आप क्या कहें? देखिए, ये वैसे तो जो इशू है, ये एक डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय द लेजिस्लेचर। पर यह कहना कि ये बहुत पुराना कानून है और इसलिए ये कानून जो है अब नकारा हो चुका है, ये मेरे ख्याल में सरासर गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडियन पीनल कोड है, ये 1860 में बना था। उसमें सिर्फ सेक्शन ये 124A या इस प्रकार के सेक्शन नहीं बने थे। शायद 124A बाद में ऐड हुआ था, थोड़े कुछ चंद सालों के बाद में। 302 भी जो है वो भी 1860 का सेक्शन है, जो मर्डर का सेक्शन है। चोरी का 379 ये भी पुराना सेक्शन है। तो फिर तो इस लॉजिक को अगर हम एक्सेप्ट करें कि कोई चीज़ पुरानी है तो इसलिए वो नकारा हो गई है, ये सरासर गलत है। मेरी गुजारिश ये है, देखिए ऐसा है, पुरानी चीज़, ओल्ड इज गोल्ड भी कहा जाता है, कि इससे टाइम टेस्टेड प्रोविजन ऑफ द लॉ। देखिए, मुझे ये बताइएगा, भारत एक विशाल देश है। इट इज़ गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन which was given to us in the year 1950 by the framers of the constitution. Now, इस कॉन्स्टिट्यूशन की हमें अगर रक्षा करनी है, हमें देश की अखंडता की रक्षा करनी है, देश की अगर हमें सुरक्षा करनी है, तो उसके लिए हमें इस प्रकार के कानून भी रखने होंगे कि जो कोई अभिव्यक्ति, यानी कि कोई एक्सप्रेशन ऑफ दैट somebody gives an opinion or somebody who gives makes an assertion or somebody who indulges in some ostensible act, जो देश की इंटेग्रिटी को, देश की जो सुरक्षा है उसको अगर खतरा पैदा करता है, तो ऐसे जो व्यक्ति जो इस प्रकार का आह्वान करता है, उस व्यक्ति को डील करने के लिए कोई ना कोई तो कानून हमें रखना पड़ेगा। तो अगर मैं आप जो कह रहे हैं उसको ठीक से समझा, तो आप कह रहे हैं कि खारिज करना तो छोड़ो, इनफैक्ट जो सेडिशन की वर्तमान परिभाषा है उसको और एक्सपैंड करने की जरूरत है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि सेडिशन की परिभाषा को हम फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, जो अगर आप 124A को पढ़ेंगे, तो जब पढ़ते हुए इट इज़ नॉट ए वेरी स्मूथ रीडिंग, तो उसके कारण जो है, क्योंकि स्मूथ रीडिंग ना होने के कारण उसमें बहुत बातें ऐसी छुपी हुई हैं जिनको एक कानून का ज्ञाता ही अच्छी प्रकार से समझ पाता है। इसीलिए जो है 7 जज बेंच ने 1962 में, माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने इस पे
अच्छी तरह से इसको एग्जामिन करने के बाद में कहा कि ये एक वैलिड लॉ है। पर यह भी कहा कि सेडिशन को आप ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते, केवल उन लोगों के खिलाफ कर सकते हैं जो कि लोगों को उकसाएं कि वो कुछ वायलेंस करें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इवन इफ एन ओवरचर or an assertion as per that judgment, if you will see, has a tendency to incite violence. It is not necessary that the violence must be incited. If an assertion has the tendency to incite violence, even that is sedition. मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि we can, those who are criticizing the law of sedition, they should rather sit down and see what is happening all over the world. कई बार एग्जांपल दी जाती है कि साहब ये भारत के अंदर में ये एक ब्रिटिश समय का जो कानून चला आ रहा है, इस हाई टाइम इस कानून को हम जो है इसको ख़त्म करें। वो ये बात भूल जाते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड रियलाइजेशन इज़ डॉनिंग ऑन दी गवर्नमेंट्स कि आज के समय में जहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कम्युनिकेशन के अंदर में डेवलपमेंट हुई हैं, उन्होंने एक आम आदमी की ज़िंदगी आसान नहीं की है। इवन जो क्रिमिनल्स हैं या जो टेररिस्ट हैं, उनके लिए भी अपने जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको करना आसान हो गया है। ऐसे में जो ऑर्डिनरी लॉज हैं वो उन लोगों से डील नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे 9/11 के बाद में पैट्रियट एक्ट अमेरिका में आया। जो नॉर्दर्न आयरलैंड की इन दैट स्ट्राइफ को डील करने के लिए इंग्लैंड ने कई तरह के लॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग दी जो वहाँ पे इंसर्जेंसी चली उसमें लाए गए। आयरिश रिपब्लिक टेररिज्म एक्ट जो है यूके के अंदर में है। कंट्रीज लाइक बेल्जियम, फ्रांस, वो भी नए नए कानून बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता है या देश के खिलाफ जो है उसका इंटरेस्ट है देश को की इंटेग्रिटी को इम्पेक्ट करना, उसके पास बड़ा तरह के मीन्स हैं जिससे वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है। ऐसे में अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को अगर आप इफ़ेक्टिव टूल्स उनके हाथ में नहीं देंगे, लीगल टूल्स हाथ में नहीं देंगे, तो ऐसे में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए या सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए, काइंडली लिसन, जो है इफ़ेक्टिव सिक्योरिटी इंश्योर करना मुश्किल हो सकता है। और ये सेडिशन तो बहुत ही उस हिसाब से माइल्ड। कोई व्यक्ति दिल्ली शहर में कहे कि भारत के 100 टुकड़े होंगे, ये कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है? कोई व्यक्ति ये कहे कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, ये कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है? ये इवन इंटेलेक्चुअल्स जो कई बार पुलिस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन्हें भी इस बात को सोचना चाहिए, क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जिसके 100 टुकड़े हो जाए? आप जो कह रहे हैं बहुत अहम है। मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप ये देखिएगा, हर महीने वी आर काउंटिंग द कॉफिन्स विच कम फ्रॉम J&K। एज ए पर्सन हु इज फ्रॉम द सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जब हम कॉफिन्स आते देखते हैं हमारा दिल भी रोता है। अगर आप जो है कानून इतना पंगु कर देंगे कि इस प्रकार का व्यक्ति जो इस प्रकार के लॉसेस को के ऊपर जश्न मनाए, तो मेरे ख्याल में ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं एज ए पुलिस ऑफिसर आपको सब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनको लगता है कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, क्या अमेरिका में हो रहा है उसको देखें, क्या बेल्जियम में हो रहा है उसको देखें, क्या फ्रांस में हो रहा है उसको देखें, क्या इंग्लैंड में हो रहा है उसको देखें, और इंडिया की जो समस्याएं हैं उनको देखें। हम आज की तारीख में सेडिशन के लॉ को अगर ख़त्म करेंगे तो ये देश के साथ अन्याय होगा, एंड आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो उनको कर्ज करेंगी जो इस बात की बातों को जिन्होंने प्लीड किया होगा। आप जो कह रहे हैं वो बहुत अहम बात कह रहे हैं कमिश्नर साहब। अगर मैं ठीक से समझा तो आप कह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम सेडिशन के कानून को खारिज करने के बारे में सोचें, हमें तो ये सोचना चाहिए कि देशद्रोह क्या है, इसकी परिभाषा को हमें बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि तकनीक के जरिए, आधुनिक माध्यमों के जरिए
सेडिशन के यानी देशद्रोह के नए नए तरीके आ रहे हैं, तो हमें कानून को रीइवैल्यूएट करके इसका दायरा बढ़ाने की मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली वी हैड कॉट सर्टेन इंडिविजुअल्स हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय the ISIS philosophy, and then they had been indulging in certain activities. And similarly, we had caught recently some people who were subscribing to the Al Qaeda, and they had been planning certain overt activity in India. इसमें अब देखिए, आज की तारीख में पहले रिक्रूटर को आना पड़ता था, उसको टैलेंट स्पॉट करने के लिए एक जगह पे आना पड़ता है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी में आके वो टैलेंट को स्पॉट करता था, टैलेंट स्पॉट करने के बाद में टैलेंट को डेवलप करता था, उसके बाद में जो है उसको वो अपने साथ में मिला के फिर उसको ही यूज फॉर सबवर्सिव एक्टिविटीज़। आज की तारीख में लाइक ए डिस्टेंट एजुकेशन, द टेररिस्ट एलिमेंट्स आर spotting talent sitting at thousands of miles. They are nurturing talent sitting at thousands of miles. और उसको जो है नर्चर करके उसको फिर जो है वंस दे आर श्योर कि ये अब नाउ ही द पर्सन इज इन थॉरोली इंडोक्ट्रिनेटेड, डिस्टेंस से दे आर डायरेक्टिंग देम टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज विच आर सबवर्सिव इन नेचर। तो ऐसे टाइम के अंदर में आप अगर उस लॉ को कहते हैं पुराना है, यस आई एग्री पुराना है, उसकी जो है रीडिंग थोड़ी सी अनहैप्पी है। आई विल रादर से अ लॉ ऑफ 124A should be suitably reworded so that even an ordinary citizen will understand the import of section 124A and he will not question when police will take action against the anti-nationals. पर मैं आपको बताऊं 1984 की बलवंत सिंह की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, जो मैं अपने दर्शकों को भी याद दिला दूं कि उस वक्त हुआ क्या था, क्योंकि इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई थी, उसके बाद प्रो खालिस्तान, एंटी इंडिया, एंटी इंदिरा नारे लग रहे थे। निचली अदालत ने कहा कि ये देशद्रोह है, ये सेडिशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के खिलाफ नारे लगाना, खालिस्तान बनाने की बात करना, ये सेडिशन नहीं है। इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट की ये रीडिंग है, लास्ट जजमेंट यही है इस मामले में। तो ऐसे में एक्टिविस्ट आपसे पूछते हैं कमिश्नर साहब, वहां पे खालिस्तान के नारों की बात हो रही, मैं कतई नहीं कह रहा कि जो नारे लगे वो सही थे, लेकिन देश कानून पे चलता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे चलता है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने तय किया 84 में कि खालिस्तान की बात करना सेडिशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो लोग कह सकते हैं कश्मीर में आजादी की बात करना भी सेडिशन कैसे? अगर इसके लिए आप बंदूक उठाओ वो सेडिशन है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नारे लगाना सेडिशन नहीं है। देखिए साहब, अगर आप बंदूक उठा लेंगे तो इट बिकम ट्रीजन, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री। तो ये कहना कि उसी सेडिशन और ट्रीजन में फर्क है। नहीं, आपने उकसाया ना लोगों को। मैं क्रिमिनोलॉजी में मैं उसी व्हेन यू विल ट्राई टू सी, बंदूक अगर आपने उठा ली तो आप सेडिशन से बहुत आगे निकल जाते हैं। मैं फर्क बताता हूं ना, सेडिशन मतलब आपने उकसाया लोगों को, आपने कोई ऐसा भाषण दिया जिससे दूसरे प्रेरित हुए बंदूक उठाने which has a tendency, you see, uksaya is abetment. Here it is, if your assertions have a tendency to incite violence, that means the violence may or may not be created, but if they have a tendency to incite violence, it is। and मैं तो ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ लीगैलिटीज़ में आप क्यों जाते हैं? आप ये देखिएगा कि मैं उस पोस्टर को, आपने पता नहीं देखा है नहीं देखा है, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा दूंगा। पोस्टर जो है अब तो पब्लिक डोमेन में है, बिकॉज सड़क उन्होंने वहाँ पे लगा रखा था। दे आर क्वेश्चनिंग The Pampore operations, 2 terrorists have now been killed in this ongoing encounter. I want to quickly bring in India Today's Shujaul Haq for more on this.